ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। तो नाज़रीन, हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो अक्सर जब कभी भी बसंत के हवाले से खबरें आती हैं तो मुझसे पूछना शुरू कर देते हैं कि अच्छा बताओ कोई अपडेट है, बसंत होने जा रही है या नहीं। ख़ासतौर पर अगर लाहौरियों की बात की जाए तो बसंत जैसा त्यौहार जो है लाहौरी उसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हुकूमत से अपील भी करते नज़र आ रहे हैं। तो बसंत के त्यौहार को जिस तरह सब लोग मिस करते हैं, मेरे ख्याल से सिर्फ बसंत जो है उसका इनेकाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ इस टाइम आमिर रज़ा खान साहब मौजूद हैं जो कि मुस्कुरा भी रहे हैं। मेरे ख्याल से आप भी उतना ही इस त्यौहार को याद करते हैं जिस तरह लाहौरी जो हैं बार बार यही फरमाइशें करते हैं कि बसंत होनी चाहिए। सही कहती हो ना। वो जो गाना था नूर जहान का कि झूठिया वे कि झूठ और बोल जा। हम तो लाहौरी जो अंदरून शहर वाले हैं ये तो इसी लारे पे लगे हुए हैं कि बसंत होएगी नहीं होगी। बसंत हर साल इसी तरह से आता है और जब भी सरसों खिलती है पीले रंग की, जो कि आपके सोफे का भी कलर है शायद, तो वो हमें अंदर से वो बसंत का जो है जुनून और वो जो शौक़ है वो बढ़ता जाता है। और मुझे समझ नहीं आती है कि इस मामले को कभी मजहबी रंग दिया जाता है, कभी इसको कहा जाता है जी डोर फिरने से लोगों की मवात होती हैं, कभी कुछ किसी ना किसी बहाने से इसको ख़त्म करने की बात की जाती है। लेकिन हम भी ज़रा ढीठ वाक़या हुए हैं अपने त्योहारों के हवाले से लाहौरिये कि वो उस पर ज़रूर स्ट्रिक्ट हैं कि हम बसंत मनाएंगे। बड़ा आसान हल था गवर्नमेंट के पास, बहुत ही इजी और आसान हल है कि इस बसंत को मैं ये नहीं कहता कि मुस्तकिलन बल्कि टेम्परेरीली या आप ये समझ लें कि 1 साल के लिए या 2 साल के लिए इसको सिर्फ अंदरून शहर तक महदूद करते हैं। जहाँ का ये त्यौहार है उससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो आपका त्यौहार मनाया जाएगा, दूसरा बैरून शहर जो रहते हैं, अंदरून शहर के अलावा जो बैरून शहर है वहाँ से लोग अंदरून शहर आएंगे तो वहाँ की इकॉनमी जो है मजबूत होगी। और वहाँ पे जो गुड्डी फरोश थे, जो गुड्डी बनाने वाले थे, जो डोर लगाने वाले थे, उन लोगों के पास पैसा आएगा और पैसे की सर्कुलेशन भी, जो कि अंदरून शहर का सबसे बड़ा मसला है। आपको पता है कि वहाँ पे 22,000 प्रॉपर्टीज़ में से सिर्फ 2,000 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ बची हैं, यानी 18,000 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हम जो हैं उसको कमर्शलाइज कर चुके हैं। तो अगर वहाँ के रहने वाले लोगों को आप इस तरह से इकॉनमी उनकी जनरेट कर पाएँ एक त्यौहार के ज़रिए, तो ये बहुत ज़बरदस्त उनके लिए एक तोहफ़ा भी होगा और वो लोग अंदरून शहर में रहना पसंद भी करेंगे। हमें एक त्यौहार था अंदरून शहर वालों का, 2 त्यौहार आप कह रहे हैं। और पहचान ही बसंत के त्यौहार की अंदरून शहर से होती थी, जिस तरह छतों पर जो है वो साल में जब हम बच्चे थे तो 2 त्यौहार होते थे, एक दाता साहब का मेला और दूसरा बसंत, जो कि हम मनाते थे। बाकी हमें ईद आती है, ईद को सो के गुजारना या जिस तरह से हम लोग गुजारते हैं, बड़ी ईद है तो गोश्त बांटते हुए और कसाई बनते हुए गुजर जाती है। ये 2 त्यौहार थे जिसको बच्चे, सारी रात जागना छतों पर। आपको अंदाज़ा नहीं है कि ख़वातीन जो घरों में रहने वाली ख़वातीन थी, किसी के घर में पूरी हलवा बन रहा है, किसी के घर में खीर पक रही है, किसी में जो है वो डिशेस डिसाइड की जा रही हैं। और हमारे जो दूसरे शहरों के रहने वाले अजीज़ों कारब थे वो पहले से बुकिंग कराते थे, जी हमने 2 रातें यहाँ रहना है। बिल्कुल। और जिस तरह मुझे याद है ईद के त्यौहार के लिए स्पेशल कपड़े सिलवाए जाते थे, उस तरह बसंत के त्यौहार के पीले रंग के कपड़े। तो खैर बहुत बाद में आया कि पीले रंग के कपड़े और फिर वो डांस और फिर वो हवाई फायरिंग आ गई और उसके बाद डोर फिरने का। कोई एक वाकया मुझे इंतज़ामिया बता दे जो कि अंदरून शहर में डोर फिरने से किसी की हलाकत हुई हो या ज़ख्मी हुआ हो। ये जितना है ये बैरून शहर है। आप इसको एक्सपेरिमेंट कह लें, तजर्बाती तौर पे कह लें, आप इसको अंदरून शहर में बहाल करें और देखें कि लोगों का क्या ट्रेंड है। और अंदरून शहर में आप मोटरसाइकिल लाने पे पाबंदी लगा। बिल्कुल, ये वो सेफ्टी इकदाम है जो करके बसंत जैसे त्यौहार को दोबारा से जिंदा किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई आपका। नाज़रीन, एक न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाएंगे, न्यूज़ स्टूडियो की जानिब आपको लिए चलेंगे। स्टूडियोज़ में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे आज के मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक, डीन है चिल्ड्रन हॉस्पिटल के। तो बच्चों की सेहत के हवाले से जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको कहा था कि वो माएँ जो कि अपने बच्चों की छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर परेशान रहती हैं, मौसम की तब्दीली के साथ जैसे नज़ला ज़ुकाम बुखार हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात अगर इसकी केयर ना की जाए तो सूरत हाल बिगड़ भी जाती है। तो इस पर हम आज के शो में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैंने कहा कि अक्सर औकात हम देखते हैं जब भी मौसम की तब्दीली के साथ बच्चों में छोटे छोटे मसाइल हो जाते हैं, नज़ला ज़ुकाम बुखार, तो घरों में आएँ अक्सर जो है वो मुख्तलिफ सिरप पे इक्तफ़ा करके तो ख़ुद से मेडिकेशन कर लेती हैं, लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो जाती है। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, इसमें ना ऑब्वियसली जैसे ही मौसम चेंज होता है और विंटर के साथ 4-5 बड़ी चीज़ें जो बच्चों में हो जाती हैं
उनमें से कुछ तो माइनर चीज़ें जिस पे हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जहाँ पे आप ये कहेंगे कि अगर बच्चे को हल्का सा नज़ला ज़ुकाम हुआ है या फ्लू के अर्ली साइंस हैं, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि वो बच्चा नमोनिया डेवलप तो नहीं कर रहा, या उसको ब्रोंकिलाइटिस जो कि एक नमोनिया की ही शक्ल होती है वो तो डेवलप नहीं हो रही। तो सर्टन वार्निंग साइंस हैं जिनको माँ बाप ने देखना है और उसके मुताबिक उनको फौरी तौर पर उसको डॉक्टर को दिखाना है या हॉस्पिटल लेके जाना है। उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर बच्चा का सांस आपको तेज़ लग रहा है, ठीक है, और ख़ास तौर पर आपको लगता है कि उसके जो नोज़ है, नॉस्ट्रल्स हैं, वहाँ पे थोड़ी सी आपको लगता है मूवमेंट है, या उसके जो दोनों पसलियाँ हैं वो चलना शुरू हो गई हैं, या यहाँ पे उसके सांस के साथ ये जगह थोड़ी सी अंदर जा रही है, तो ये 2-3 चीज़ें जिससे आपको पता चलेगा कि एक तो उसका सांस तेज़ है और उसकी सांस में एफर्ट आ रही है। ठीक, तो ये एक मेजर वार्निंग साइन है जिस पे इमीडिएटली पेरेंट्स को डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में लेके जाना है। दूसरा, अगर उसको अनयूजुअल बुखार है और आपको लगता है हल्का सा बुखार, तो आपके नॉर्मल नज़ला ज़ुकाम के साथ भी हो जाएगा, लेकिन अगर ये फ्लू है या ये नमोनिया है या ये कोई स्ट्रेप थ्रोट है, तो फिर उसको बुखार हाई ग्रेड होगा। तो अगर टेम्परेचर 101 से ज़्यादा हो रहा है और परसिस्ट कर रहा है, तो उस सूरत में भी आपने उसको फ़ौरन अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को या अपने करीबी हॉस्पिटल में लेके जाना। आम तासुर जो हमारे यहाँ है, हम देखते हैं अक्सर माएँ जो हैं बुखार फील हो रहा है, बच्चे को घर में सिरप दिया, 2-3 घंटे का वेट किया, दोबारा से हो रहा है, दोबारा वो सिरप दिया, डॉक्टर के पास जाना जो है वो बहुत जल्द जो है मुनासिब नहीं समझती, वक्त का इंतजार किया जाता है, जबकि मेरे ख्याल से बच्चों के लिए तो इस चीज़ पे आपको इंतजार नहीं, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इसमें 2-3 चीज़ें, जैसे मैंने पहले आपसे कहा, एक सांस का तेज़ चलना, अगर उस बुखार के साथ सांस भी तेज़ चल रहा है, और एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन है कि बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा। बिल्कुल, अगर उसकी फीडिंग इफेक्ट हो रही है और आपको लगता है कि जेन्युइनली एक तो बच्चा का दिल नहीं कर रहा और वो कुछ खा पी नहीं रहा, उसने खाना पीना छोड़ दिया है, या उसको खाते हुए इतना सांस चढ़ रहा है कि वो अपना दूध पूरा नहीं कर पा रहा या अपना खाना पूरा नहीं कर रहा, तो फिर आपको पता है कि उसका सांस तेज़ है और दैट उसको आपने सीरियस लेना है और अपने करीबी डॉक्टर या अपने करीबी हॉस्पिटल में उसको लेके जाना है। 2-3 चीज़ें और बहुत अहम हैं बच्चों के तशख़ीस के हवाले से भी और उनकी केयर के हवाले से भी। मैं आ रहा था यहाँ आपके, तो मैंने बेशुमार बच्चों को देखा जो मोटरसाइकिल पे बैठे हुए थे। अच्छा, बिल्कुल। अब वो पेरेंट्स मोटरसाइकिल पे जब उनको बच्चों को लेके जाते हैं, ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारे मुल्क में, तो प्लीज़ पहले तो पूरी कोशिश करें कि इसको अवॉइड करें। सही, छोटे बच्चे को आप मोटरसाइकिल पे ना ही इस मौसम में लेके जाएं तो बेहतर है। अगर आपकी बहुत मजबूरी है तो आप उसको इस हद तक कवर कर लें कि आप मेक श्योर करें कि उसको ठंड नहीं लगेगी या उसको हवा नहीं लगेगी। दूसरी एक बहुत अहम बात है जो घर के अंदर ही स्प्रेड होती है कि अगर माँ को फ्लू था या उसको थोड़ा कोई इन्फेक्शन थी या घर में किसी और फैमिली मेंबर को, इस चीज को भी अक्सर माएं नजरअंदाज कर देती हैं। तो एक तो आपने हाथ धोने, जितना भी कम हम एम्फसाइज कर सकें हाथ धोने पे वो कम है। मतलब हाथ धोने, आपने जब भी बच्चे को उठाना है आपने हाथ धोने हैं। आप जो मर्जी करें, आप किचन से आई हैं, आपने किसी बड़े बच्चे को हाथ लगाया, आपने कोई और काम किया है, आपने हाथ धोए बगैर बच्चे को नहीं उठाना। सही, सही। और सेकंड, हम जो एक चीज़ और हम इम्पोर्टेंट समझते हैं वो मास्क का इस्तेमाल है। अगर घर में जेन्युइनली कोई बंदा है जिसको फ्लू है, जो खांसी कर रहा है, जिसको नज़ला जुकाम है, तो अगर वो मास्क पहन लेता है तो आप एटलीस्ट 30% प्रोटेक्शन मास्क से कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये छोटी-छोटी एहतियाती तदाबीर हैं, इन पे अमल दरामद करके हम अपने बच्चे की सेहत की जो है हिफाजत कर सकते हैं। 70% हाथ धोना और 30% मास्क का। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। को प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर मसूद सादिक हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, बच्चों को लेकर एहतियाती तदाबीर आपने बताई, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसा कि आपने कहा कि सिर्फ और सिर्फ हाथ धोने की आदत अगर घर में डाल ली जाए तो बहुत ज़्यादा जो है बच्चों को बीमारियों से बचाया जा सकता है। स्पेशल बच्चे हैं, उनके केस में तो फिर मज़ीद एहतियात बरतनी पड़ती है। देखिए, जब हम स्पेशल बच्चे की बात करते हैं तो हम बेसिकली उन बच्चों की बात करें जिनकी कुव्वत मदाफ़त कम है, और उसमें 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। वो बच्चे जो जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार हैं, अब हमारा तो आपको पता है कितनी स्टंटिंग की रेशो है, कितनी ग्रोथ की, मेल नरिशमेंट की रेशो है, बार बार बच्चों को डायरिया या इन्फेक्शन हो रही होती है, तो हमारे बच्चे जनरली मेल नरिश्ड हैं। तो वो बच्चा जो कमज़ोर बच्चा है किसी भी वजह से है, अगर वो प्री टर्म पैदा हुआ था तो उस वजह से कमज़ोर है, या अदरवाइज उसकी ग्रोथ किसी वजह से नहीं हुई, वो बच्चे जिनको दिल की बीमारी है, अगर किसी बच्चे के दिल में सुराख है या उसके दिल के पट्टे कमज़ोर हैं या कोई और ऐसा दिल का मसला है,
वो बच्चे जिनको कोई लंग्स का मसला है, जैसे एस्थमा है या सिस्टिक फाइब्रोसिस है, कुछ बच्चों को मैदे का मसला होता है जैसे सीलिएक डिजीज़ है, तो ऐसे तमाम बच्चे जिनको कोई ना कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, उन बच्चों में फिर ये इन्फेक्शंस बहुत जल्दी एक्सेलरेटेड पेस पे जाती हैं, बहुत जल्दी आगे चली जाती हैं, उनमें बहुत जल्दी नमोनिया या ब्रोंकिलाइटिस हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों में तो ज़ीरो टॉलरेंस है कि ज़रा सा भी फ्लू हुआ है, कोई इन्फेक्शन हुई है, उसको फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर के पास लेके जाएं या अपने हॉस्पिटल में लेके जाएं ताकि उसका इन टाइम ट्रीटमेंट शुरू हो सके। इन बच्चों में जनरली हमारा एंटीबायोटिक्स का थ्रेशोल्ड भी लो होता है। जनरली तो हम ये कहते हैं कि अगर आपको फ्लू है या आपको वायरल इन्फेक्शन है, चूंकि ये मेजॉरिटी वायरल इन्फेक्शंस हैं, तो आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। आप उनको पेन किलर्स दे सकते हैं, आप उनके बुखार के लिए दवाई दे सकते हैं, या अगर आप समझते हैं कि कोई एलर्जी की एलिमेंट है तो उसके लिए दे सकते हैं। एंटीबायोटिक की जनरली ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन बच्चों में जो थोड़े से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बच्चे हैं, चूंकि इनमें रैपिड प्रोग्रेशन होती है, बहुत जल्दी ये लंग्स तक चली जाती है इन्फेक्शन, तो इनमें एंटीबायोटिक्स का इन टाइम शुरू होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने कुछ चीज़ें भी बताई कि स्पेशल बच्चों में ये चीज़ें हो सकती हैं, तो फौरी तौर पर जो है करीबी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। करीबी डॉक्टर से मुझे ये चीज़ एकदम माइंड में आती है कि सम टाइम आप करीबी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, मुस्तनद डॉक्टर नहीं होता, बच्चे की तशखीस मर्ज़ की जो है वो टाइम पर नहीं हो पा रही होती, जिसकी वजह से वो मर्ज़ जो है बिगड़ जाता है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया है। बाकी दुनिया में जब हम एक डॉक्टर, करीबी डॉक्टर की बात करते हैं, तो बच्चों के लिए करीबी डॉक्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बिल्कुल। और चूंकि हमारे मुल्क में इतने चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन हमारे कुछ जनरल प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो माशाल्लाह बहुत वेल ट्रेंड है और उनका एक्सपोजर होता है पीडियाट्रिक्स का या बच्चों का, तो वो कोई भी ऐसा डॉक्टर जो कि MBBS हो और उसका पीडियाट्रिक्स का या बच्चों को देखने का एक्सपीरियंस हो, इज़ गुड इनफ। उसको आप उसके पास जा सकते हैं, वो इनिशियल ट्रीटमेंट भी कर लेंगे, और वो फिर अगर ज़रूरी समझेंगे तो वो आपको खुद हॉस्पिटल रेफर कर देंगे। हाँ, अगर इत्तफाकन आपके करीब कोई हॉस्पिटल है जहाँ पे बच्चों का शोबा भी मौजूद है और बच्चों का डॉक्टर भी है, तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस के तौर पे वो भी कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक मोर अप्रोप्रिएट यही है कि जो आपके करीबी मुस्तनद डॉक्टर हैं उनके पास आप जाएं, प्रेफरेबली अगर आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं। सही। वैक्सीनेशन के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत सारे लोग जो है वैक्सीनेशन स्टार्ट कर लेते हैं, हम देखते हैं करीबी अस्पतालों से भी लोग वैक्सीनेशन स्टार्ट करा लेते हैं, बीच में कुछ लोग रुक जाते हैं, बच्चा बीमार हो गया या किसी और वजूहात के बिना पर जो है वो नहीं वैक्सीनेशन उस तरह से कंटिन्यू रख पाते। कितनी ज़रूरी है बच्चे के लिए? देखिए, वैक्सीनेशन तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इस पर तो जितना भी हम एम्फसाइज कर सकें वो कम है, और ख़ासतौर पर इस विंटर सीजन के कॉन्टेक्स्ट में मैं दो बातें करना चाहूँगा। एक तो आपको पता है ये मीजल्स का आउटब्रेक भी बीच में हुए, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक कैंपेन लॉन्च की थी जिसमें हमने तो पंजाब में किया हद तक एटलीस्ट बच्चों को मीजल्स के इंजेक्शन लगाए गए। अगर कोई बच्चा मिस हो गया है, अगर किसी को मीजल्स का इंजेक्शन नहीं लगा, तो खुदारा उसको मीजल्स का इंजेक्शन ज़रूर लगवा लें, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि अगर विंटर में इसके साथ नमोनिया हो जाता है तो वो खुदा न खास्ता बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है। दूसरा फ्लू है। अब फ्लू का जो हम ये इंजेक्शन लगता है, ये ऑब्वियसली सितंबर ऑनवर्ड्स हम रिकमेंड करते हैं कि बच्चों में लगना चाहिए, और ख़ास तौर पर उन बच्चों में लगना चाहिए जो किसी वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो किसी वजह से कमज़ोर हैं। तो ऐसे बच्चे जिनमें इन्फेक्शन अगर होगी तो खुदा ना खास्ता वो बच्चे के लिए जानलेवा हो सकती है, उनमें ज़रूर ये फ्लू का इंजेक्शन आइडियली विंटर शुरू होने से पहले लग जाना। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, पेट में कीड़ों का बहुत ज़्यादा बच्चों को इशू होता है और ये चीज़ें अक्सर माओं को पता भी नहीं चल पा रही होती, इसकी वजूहात क्या होती हैं और फिर ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है? देखिए, वो जो हमने पहले हाथ धोने की बात की थी, तो देखिए सबसे जो मेजर सोर्स है कीड़ों की बीमारी का, वो हाथ धोना है। खास तौर पर जो आपके घर में मेड है, आपका जो कुक है और वालदा ऑब्वियसली खुद भी, लेकिन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, क्योंकि उन्होंने आपके बच्चे को खिलाना है, उन्होंने आपके बच्चे के लिए बनाना है, तो वो अगर हाथ नहीं धोएंगे तो आप गारंटी कर सकते हैं। ऑब्वियसली क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी आपने उबाल के पीना है। सर्दियों में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप बहुत ठंडा पानी ना दें बच्चे को, क्योंकि उससे आपका गला खुद भी, और ये जो बाजार के जूसेस और ये बेशुमार आपको चीज़ें मिलती हैं जो कि बच्चे आजकल ज़ाहिर शौक से लेते भी हैं, तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना है, क्योंकि इन तमाम चीज़ों से ना सिर्फ ये है कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का तो ऑब्वियसली डायरेक्ट रिलेशनशिप है वर्म्स के साथ, अगर आपका पानी साफ नहीं है तो कीड़ों की बीमारी तो आपको होगी। और बच्चों की तो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं कि अगर आप बना रहे हैं तो वो पानी का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा हो रहा है, आपने दूध देना है उनको, उसमें पानी का इस्तेमाल है। अगर आप कोई और चीज बच्चे के लिए बना रहे हैं तो उसमें पानी का इस्तेमाल है, तो पानी जरूर बॉयल करें। देखिए, अच्छा डॉक्टर साहब, इसके सिम्टम्स भी कुछ होते हैं पेट में कीड़ों के? देखिए, पेट में कीड़ों के मुख्तलिफ सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जो 2-3 कॉमन चीजें, बच्चा पेट में दर्द बता सकता है,
सही। ऐसे बच्चों को ज़ाहिर है बेशुमार ऐसे वर्म्स भी होते हैं जो कि खून नहीं बनने देते, तो आप देखेंगे कि अगर एक बच्चा बहुत पीला है या उसमें खून की कमी है तो आप हमेशा सोचेंगे कि इस बच्चे को पेट में कीड़े तो नहीं है। ऐसे बच्चों का पेट ख़राब रहता है कि कभी उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, कभी उनको डायरिया हो जाएगा, और आपको समझ नहीं आती कि बगैर किसी वजह के बच्चे को ये दोनों सिम्टम्स में ऑल्टरनेट हो रहा है, तो भी आपको पेट के कीड़ों के बारे में सोचना है। हमारे सेटअप में तो बाज़ दफ़ा हम वो बच्चे जिनको अनीमिया होता है या खून की कमी होती है या जो प्रॉपरली थ्राइव नहीं कर रहे होते, जिनका वज़न नहीं बढ़ रहा था, हम उनको कहते हैं कि जी हम डीवर्म कर देते हैं, कि हम एहतियातन भी उनको बाज़ दफ़ा वर्म्स की दवाई दे देते हैं, और आप सरप्राइज होंगे कि कितने बच्चों में एक्चुअली वर्म्स निकलते हैं। बिल्कुल ऐसे कि आपने एंटिसिपेट नहीं किया, आपने सोचा नहीं कि वर्म्स पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन इन अलामात की वजह से आपने उनको वर्म्स के लिए दवाई दी और वो बच्चे के पेट से वाकई कीड़े निकले। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर, टाइफाइड बुखार में हम देखते हैं बच्चे बार बार मुब्तला होते हैं, समटाइम ट्रीटमेंट भी करा लिया जाता है, 5 माह बाद 6 माह बाद दोबारा से बच्चा उस बुखार में मुब्तला नजर आता है, तो इसकी क्या वजूहात होती हैं? क्या ट्रीटमेंट आपका पूरा नहीं हो पाता? जी, इसमें 2 मेन रीजंस हैं। ऑब्वियसली ट्रीटमेंट पूरा अगर नहीं होगा तो टाइफाइड तो बहुत ख़तरनाक बीमारी है, और उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस जो बाद में हो सकती हैं, ख़ास तौर पर पेट के हवाले से या दिमाग के ऊपर इसका असर जाने के या बाकी जिस्म के ऑर्गन्स पे, वो बहुत सीरियस हैं। इसलिए आप कभी भी टाइफाइड को लाइट नहीं लेते, तो आप इसका कोर्स तो हमेशा मुकम्मल करते हैं। लेकिन टाइफाइड का सोर्स भी अगेन 2 ही चीज़ें मेजर, एक आपका साफ़ पानी और एक आपकी ये कच्ची चीज़ें, जो अगर वो प्रॉपर कुक नहीं हुआ फूड तो आप इंडायरेक्ट फीवर या टाइफाइड हो सकता है। और फिर ये बाजार की चीज़ें कि जहाँ पे आपके बच्चे ये रेडी से या मोहल्ले से या कहीं स्कूल में कोई प्रॉपर, अगर हम देखते हैं स्कूल के बाहर बेशुमार रेडियो वाले खड़े हैं, बेशुमार ऐसे लोग खड़े हैं, तो उसमें दोनों चीज़ें आती हैं ना। आपने कभी उनको बर्तन देखा है किस तरह से वो धो रहे होते हैं? कभी किसी ने ग्लव्स नहीं पहने, उसी गंदे पानी में दोबारा वो प्लेट को डालते हैं, साफ़ करते हैं और दोबारा बच्चे को दे देते हैं। फिर वो जो पानी जो वहाँ पे बच्चे इस्तेमाल कर रहे होते हैं या आप बच्चों को या बड़ों को दे रहे होते हैं, उस पानी में किसी किस्म की कोई सफाई का एलिमेंट नहीं होता। और फिर जो खाना पका हुआ होता है वो बहुत देर का पड़ा हुआ होता है, वो बार बार रीवार्म कर रहे होते हैं या उसको रीहीट कर रहे होते हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स मिल के इन बच्चों में ऑब्वियसली बीमारी को जन्म देते हैं। तो टाइफाइड का तो ये बहुत बड़ा सोर्स है, जो अनहाइजीनिक आप खाना खाते हैं, अनहाइजीनिक चीज़ें लेते हैं, बाजार से लें या अदरवाइज लें, और अगर आपका पानी साफ नहीं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों में दिल का सुराख जो है, इसकी वजूहात मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या है? देखिए, बच्चों में दिल के सुराख, एक तो ये बहुत इतना अनकॉमन नहीं है। मैं आपको ये हाईलाइट करना चाहूँगा क्योंकि ये डायरेक्टली मेरी फील्ड से भी रिलेट करता है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में तकरीबन 8 से 10 बच्चे हर 1000 में से दिल की बीमारी के साथ पैदा होते हैं। तो आप ये कह लें कि हज़ारों बच्चे, 40 से 50 हज़ार बच्चे हर साल पैदा होते हैं। मेजॉरिटी बच्चों में इसकी कोई वजह नहीं है। ठीक। 80% बच्चों में ये इत्तफाकन या हादसाती तौर पे क्या होता है, या यूं कह लें कि अभी तक मेडिकल साइंस को उसकी वजह नहीं पता। लेकिन 20% बच्चे ऐसे ज़रूर हैं जिसमें रीज़न होती है। ठीक है। और इसमें 2-3 बड़ी बातें मैं करना चाहूँगा। एक तो अगर माँ को शुगर है और वो प्रॉपरली कंट्रोल्ड नहीं है और प्रेगनेंसी के दौरान भी शुगर थी, तो ऐसे बच्चों में दिल की बीमारी का चांस आम लोगों से सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। अच्छा। दूसरा, वो माएँ जिनको पहले 3 महीने के दौरान कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाती है, ख़ासतौर पर अगर उनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई और उनको रुबेला हो जाता है या मीजल्स हो जाता है या कोई और ऐसी बीमारी हो जाती है, तो वो डायरेक्टली बच्चे के दिल पे असर करती है। और ऐसे बच्चों में और ऐसी माओं में फिर ऐसे बच्चे की पैदाइश का चांस बहुत ज़्यादा है जिनको खुदा न खास्ता कोई दिल की बीमारी होगी। वो माएँ जिनका अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस सही नहीं है, बहुत कमज़ोर माएँ, वक्फा नहीं है, हर साल एक बच्चा पैदा हो रहा है, तो वो फिर जो तीसरा चौथा बच्चा पैदा होता है उसमें बेशुमार और प्रॉब्लम्स होने के अलावा दिल की बीमारी का चांस भी उन बच्चों में ज़्यादा हो जाता है। और एक लास्ट बात जो कि अगेन इम्पॉर्टेंट है, वो कंसेंगनिटी है, जिसको हम इंटर मैरिजेस कहते हैं, कि जो नस्ल दर नस्ल हम आपस में शादियां करते हैं, उसमें आप भी फर्स्ट कजन हैं, आपके वालदैन भी फर्स्ट कजन थे, उनके वालदैन भी फर्स्ट कजन। तो जब ये नस्ल दर नस्ल आती है तो ऐसे बच्चों में कॉम्प्लेक्स हार्ट प्रॉब्लम्स की चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन बच्चों में फिर सुराख सिर्फ नहीं होता, आप देखेंगे इनका दिल पूरा नहीं बनता, इनकी दिल की शरेयानें उल्टी होंगी, इनके दिल के वाल तंग होंगे, तो इन बच्चों में फिर मल्टीपल प्रॉब्लम्स होने का चांस होता है। सही। डॉक्टर साहब, ये वो मसला है जिसकी आम तौर पर तशखीस भी बच्चों में जल्दी नहीं हो पाती है, तो किस तरह से जो है इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए जब आपके बच्चे की बर्थ हो रही है,
ऑब्वियसली चाइल्ड स्पेशलिस्ट का उस टाइम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ अलामात इसकी होनी चाहिए जो एकदम से आपको क्लिक कर जाएं कि जी अब आपको डॉक्टर को दिखाना है। जी, एक तो मैं ये इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा कि जो बड़ों में दिल की बीमारी के अलामात और बच्चों में दिल की बीमारी के अलामात में बहुत फ़र्क है। सही। तो बच्चों में जब आप अलामात की बात करेंगे तो हम आमतौर पर उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक नौज़ायदा बच्चा जिसकी आप बात कर रहे थे, एक वो बच्चा जो साल की उम्र तक का है, और एक बड़ा बच्चा है। नौज़ायदा बच्चे में 2-3 चीज़ें याद रखें। अगर बच्चे का रंग नीला काला है, उसके होंठ नीले काले या नाखून नीले काले, तो आप हमेशा सोचेंगे बच्चे को दिल की बीमारी हो सकती है। दूसरा, अगर बच्चे का सांस तेज चलता है, अब माँ बच्चे को दूध पिला रही है, दूध मुकम्मल नहीं कर पा रहा, उसको पसीना आ रहा है बहुत ज्यादा, और हर 5 मिनट बाद माँ कहती है सारा दिन मैं दूध ही पिलाती रहती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा दूध पीता है, सो जाता है, थक जाता है, फिर उठता है, फिर दूध मांगता है। तो ऐसे बच्चों में भी आप हमेशा। और तीसरा, अगर बच्चे को कोई इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन खासतौर पर इन बच्चों में नॉर्मल बच्चों से ज्यादा होती है, तो अगर एक से ज्यादा दफा आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया तो आप हमेशा सोचेंगे कि दिल की बीमारी तो नहीं है। ठीक। जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं उनमें आपको थोड़ा डिफरेंट अंदाज से सोचना पड़ता है। एक तो इन बच्चों में सांस तेज चलता है, आप हैरान होंगे कि कई दफा आप सिर्फ कपड़ा उठाएं बच्चे के छाती से तो आप देखेंगे उसका सांस तेज है, बच्चा खेल रहा है। सही। और आपको बाहर लगेगा कि बच्चा नॉर्मल है, लेकिन ऐसा बच्चा जिसका सांस तेज चलता है, जिसको बार बार चेस्ट इन्फेक्शन होती है, जिसका वजन नहीं बढ़ रहा और वो बच्चा प्रॉपरली थ्राइव नहीं कर रहा, बार बार उसको चेस्ट इन्फेक्शन हो रही है, और जब ये बच्चे करते हैं तो बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। सही। तो 1 साल तक के बच्चों में ये अलामात इंपॉर्टेंट है। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर ऑब्वियसली आप देखेंगे कि बच्चा बेहोश तो नहीं हुआ, स्कूल में खेलते हुए बच्चा गिर पड़ा, अचानक बेहोश हो गया। ऐसे बच्चों में बाज़ दफा चेस्ट पेन की भी अलामत हो जाती है। एक और बात याद रखें कि जो स्पेशल बच्चे हैं ना, जैसे खास तौर पर वो बच्चे जिनको हम मंगोल बच्चे कहते हैं, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में 40% बच्चों में दिल की बीमारी होती है, या बाकी भी जितने स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनमें बच्चों में दिल की बीमारी नॉर्मल लोगों से ज्यादा हो। सही। और ये जो सिम्टम्स बताए हैं मेरे ख्याल से ये बहुत हेल्पफुल हैं। बहुत ज़्यादा माओं को जो है इस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए। जहाँ जब कभी भी आपको ये फील हो कि इसमें से कोई भी सिम्टम आपके बच्चे में पाया जा रहा है तो खुदारा इसको फौरी तौर पर पकड़ें और अपने डॉक्टर के पास जाएं, मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं, ताकि मर्ज़ की बर वक्त तशख़ीस हो सके। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। हमेशा की तरह बहुत सारी अच्छी मालूमात जो हैं आपने हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। जैसे कि ब्रेक से पहले हमारे साथ डॉक्टर मसूद सादिक मौजूद थे। बच्चों की सेहत के हवाले से बहुत सारी अच्छी चीज़ें उन्होंने बताई, किस तरह से आप अपने बच्चे को सेहतमंद रख सकते हैं, क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं डॉक्टर साहब ने हमें बताया। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा मसला जिसको हम हमेशा से नज़रअंदाज कर देते हैं, जहाँ बच्चों की सेहत की बात की जा रही होती है, अगर दूसरी तरफ हम देखें कि बच्चे आपके जहनी तौर पर सेहतमंद नहीं हैं, छोटे छोटे मसाइल का शिकार हैं, तो बच्चों की ग्रोथ उससे भी जो है मुतासर होती है, तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर होती हैं। कहीं ना कहीं आप ये देखते हैं कि आपका बच्चा दूसरों से कहीं पीछे रह जाता है। तो वजूहात क्या हैं? हमारे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद है माहिर नफ्सियात डॉक्टर अबुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब आपके? डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने कहा कि जब हम बच्चे की सेहत की बात करते हैं तो जिस्मानी तौर पर जैसा बच्चे का सेहतमंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहनी तौर पर भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसको हमेशा से नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सिम्टम्स नहीं पता होते कि आपके बच्चों को क्या क्या नफ्सियाती मसाइल हो सकते हैं, किस तरह की अगर वो चीज़ें या फिर हरकत व सकनात कर रहा है तो उसको ये मसला हो सकता है। आम तौर पर वालिदैन इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, कितना ज़रूरी है? देखिए, बच्चों में सबसे ज़्यादा जो नफ्सियाती मसाइल के हवाले से वालिदैन सबसे पहले ज़िम्मेदार हैं कि उनको इस चीज़ के बारे में आइडेंटिफाई करना होगा कि बच्चों को जो भी नफ्सियाती मसाइल आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं। एक चीज़ हम 3 कैटेगरीज कर लेते हैं। हमारे पास एवरेज बच्चे हैं, अबव एवरेज हैं और बिलो एवरेज है। बिलो एवरेज के साथ ज़ाहिर है एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी ज़हनी सेहत ही इतनी कमज़ोर है कि उनको हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जो अबव एवरेज बच्चे हैं, हमें उनके बारे में बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत है। अमूमन मैंने देखा पेरेंट्स उनके हवाले से बहुत सेटिस्फाई होते हैं, क्योंकि बच्चे जब जाते हैं उनकी स्कूल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, उनके ग्रेड्स बहुत अच्छे होते हैं, स्टेट एज ले रहे होते हैं, तो वालिदैन बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारा बच्चा बहुत लाइक है, बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन यही बच्चे जो हैं आगे बढ़कर नफ्सियाती मसाइल का भी शिकार हो सकते हैं। इस तरह के बच्चे हम देखते हैं अक्सर सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। नफ्सियाती मसाइल की आपने बात की, किस तरह के नफ्सियाती मसाइल ये हो सकते हैं? देखिए,
इसमें जो बच्चों को सबसे बड़ा मसला होता है कि ये बच्चे क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो इनको हर चीज़ ट्राई करनी है, हर चीज़ के बारे में इनको खोज है। अच्छा, बाहर जाएंगे तो कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी चीज़ होगी उसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव तो उनकी हेल्थ के लिए बेहतर है, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें हैं अमूमन मैंने देखा है कि अब 8-9 साल की उम्र में बच्चे जब बाहर जाते हैं तो वो सिगरेट भी ट्राई कर रहे होते हैं, ड्रग्स भी ट्राई कर रहे होते हैं। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है जो कि बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। दूसरा जो अभी नफ्सियाती मसाइल की सबसे बड़ी वजह है और सबसे बड़ी जो डिसऑर्डर हम लोग लेकर आए हैं वो उसमें ये है कि इंटरनेट एडिक्शन के हवाले से, क्योंकि आप ये देखेंगे कि हर घर के अंदर बच्चों के पास मोबाइल, टैब, डॉक्टर साहब ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, और माएँ ये समझती हैं कि हमारा बच्चा जो है कुछ सीख रहा है, काम कर रहा है, लेकिन वो एडिक्शन हो जाती है। जी बिल्कुल, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर जो है बाकायदा एक बीमारी है जो कि बच्चों में ही शुरू होती है। और आप ये देखें कि ये तकरीबन 1.5-2 साल की उम्र से बच्चों के अंदर माँ बाप पेरेंट्स ही शुरू करते हैं और आगे बढ़कर ये ज़्यादा हो जाता है। आपके बच्चे आपके घर में कह रहे होते हैं जी मैं बोर हो गया हूँ, मैं क्या करूँ, तो आप उसकी बोरियत ख़त्म करने के लिए या तो उसको टीवी यूट्यूब दे देते हैं या आप उसको जो है कोई मोबाइल या इस तरह की चीज़ें दे देते हैं। उससे क्या होता है, बच्चों की परफॉर्मेंस कम हो जाती है, बच्चे उसकी वजह से एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम बच्चों को होने लग जाते हैं। फिर मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन जब बच्चे वहाँ से ले रहे होते हैं तो बच्चों की ज़हनी सेहत पर अच्छा असर नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि आप ये देखिए हर एक 2 हेल्दी साइड के साथ एक अनहेल्दी साइड जो है ऑटोमेटिकली बच्चों के सामने ओपन हो जाती है। अब बच्चे क्या करेंगे, उस चीज़ की तरफ बढ़ेंगे, जैसे ही बढ़ेंगे तो क्यूरोसिटी तो है ना कि इसमें क्या है। तो आप ये देखें जो बच्चे अभी प्यूबर्टी पीरियड की तरफ आ रहे हैं उन बच्चों के अंदर ख़ास तौर पर ये चीज़ बहुत बहुत ख़तरनाक हो जाती है। और उसमें ये होता है कि बाज़ दफ़ा बहुत इंटेलिजेंट बच्चे जो हैं उनकी क्योंकि सारी तवज्जो फिर ये इंटरनेट की तरफ जाती है तो उनके ग्रेड्स, उनकी परफॉर्मेंस फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाती है और प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले जिम्मेदारी वालिदैन की है कि वालिदैन लिमिट करें इन चीज़ों के अंदर। एक तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है तो उस बच्चे के साथ पेरेंट्स दोनों की जिम्मेदारी है कि वो उसको ज़्यादा टाइम दे, क्योंकि जितने इंटेलिजेंट पेरेंट्स होंगे बच्चे भी उसी इंटेलिजेंस के साथ होंगे। अब जो इंटेलिजेंट पेरेंट्स हैं उनके पास टाइम भी कम है, उनके पास जो है बच्चों के लिए और क्योंकि काम की तरफ ज़्यादा तवज्जो है, बच्चों की तरफ कम है, तो उनके बच्चे क्योंकि इंटेलिजेंट ज़्यादा हैं तो उनको ज़्यादा तवज्जो की, ज़्यादा निगरानी की, ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। जब नहीं किया जाता तो फिर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब बच्चों में एंग्जाइटी हो सकती है, और अगर हो सकती है तो इसकी वजूहात क्या होती है? देखिए बच्चों के अंदर एंग्जाइटी की सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसको आप स्कूल भेजते हैं तो एंग्जाइटी स्टार्ट हो जाती है। एक तो डिटैच हो रहा है माँ से, घर से, फिर वहाँ पे जाकर लेकिन क्योंकि हमारे स्कूल्स का माहौल बहुत अच्छा है तो वहाँ पर काउंसलिंग के साथ टीचर्स बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर किसी वजह से बुली हो जाता है बच्चा, या बच्चे को साथ वाला बच्चा जो है किसी तरह से कोई बात कर देता है तो बच्चों के लिए एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये वो चीज़ें हैं जो बच्चा घर जाके ठीक तरह से बता भी नहीं सकता, उसके माइंड में क्या चल रहा है नहीं बता सकता, स्कूल की सब चीज़ें घर वालिदैन को भी नहीं पता, तो एक गैप आ जाता है ना, तो इस गैप को किस तरह फिल किया जा सकता है? गैप को फिल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि माँ अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम दे। जितना छोटा 3 साल का बच्चा अगर स्कूल से वापस आया है और अगर 30 साल का बच्चा भी स्कूल से वापस आया है तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है उनको क्वालिटी टाइम दे। सबसे पहले माँ की जिम्मेदारी है। क्वालिटी टाइम का मतलब ये है कि माँ अपना मोबाइल बंद करे, अपना टीवी बंद करे, अपना खाना पीना बंद करके बच्चे के साथ बैठ जाए, कम अज़ कम 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट्स बच्चे के साथ स्पेंड करें। उस टाइम पीरियड में बच्चा आपको आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन की बातें बताना शुरू कर देता है। वो क्वालिटी टाइम जब आप अपने बच्चे को देते हो तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, बच्चे की एंग्जाइटी ख़त्म होती है, बच्चा डिप्रेशन में नहीं जाता और बच्चे को किसी तरह की कोई मसाइल पैदा नहीं होते क्योंकि उसको पता है कि मेरा हल मेरी माँ के पास, मेरे बाप के पास मौजूद है। तो वो बच्चों के लिए बड़ा हेल्दी जो है, और बच्चे चाह रहे होते हैं क्योंकि आपके रोल मॉडल आपके पेरेंट्स होते हैं और बच्चों को अपने पेरेंट्स ही नज़र आ रहे होते हैं। तो उसमें वालिदैन की बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों के साथ जो है टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करें। सही। डॉक्टर साहब, बच्चों में डर खौफ की वजूहात क्या होती हैं? क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब बच्चे एक्स्ट्रा किसी चीज़ को लेकर डरना शुरू कर देते हैं तो उनकी सलाहियतें किसी ना किसी तरह दबना शुरू हो जाती हैं। देखिए बच्चों में सबसे बड़ी वजह जो है डर खौफ की, वो वालिदैन की आपस की कंपैटिबिलिटी का ना होना। अगर माँ बाप आपस में लड़ते हैं और उनको लगता है उनके बच्चे नहीं देख रहे तो बच्चों के अंदर एक जो है फियर फैक्टर पैदा हो जाता है कि पेरेंट्स लड़ रहे हैं, माँ लड़ रही है या बाप लड़ रहा है, तो उसकी वजह से बच्चों के अंदर सबसे बड़ी वजह ये है कि बच्चे जो हैं वो फील करते हैं, फिर उनको डर लगता है कि ये दोनों लड़ रहे हैं तो कहीं मुझसे
अलग ना हो जाएं, मैं इनको खो ना दूं। बच्चे के लिए पेरेंट्स एक जैसे हैं, पेरेंट्स के लिए जो है मियाँ बीवी जब आपस में लड़ते हैं तो उनको इस चीज़ का ख्याल नहीं होता। तो ज़रूरी है, देखिए जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं हर घर में होते हैं, हर जगह, तो आप अलग से बैठ कर डिस्कस करें, बच्चों के सामने ना करें। बच्चे जो छोटी उम्र के बच्चे ख़ास तौर पे वो इस चीज़ को बहुत बहुत महसूस करते हैं और उनके अंदर फिर फियर, फोबिया और ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। आप बच्चों को घर के अंदर कॉन्फिडेंस दें, बातचीत करें। देखिए ये सारे मसले बातचीत से हल होने वाले हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होने के नाते हमारे पास जब लोग आते हैं तो हम भी बातचीत करते हैं। तो बेहतर ये है कि आप पहले दिन से अगर बातचीत करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो आपको किसी भी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं होती। वो उस वक्त होती है कि अगर खुदा न खास्ता कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको कोई साइकेट्रिक इलनेस है, जैसे जो है ADHD बच्चे होते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, ये बच्चों की बीमारियां हैं, जैसे इसको बाइपोलर या शिज़ोफ्रेनिया कहा जा सकता है, लेकिन ये बच्चों के अंदर है। उन बच्चों को मेडिसिन की, काउंसलिंग की, रिहैब की या हेल्प की ज़रूरत होती है। और मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छी चीज़ ये बताई है कि अगर आप सिर्फ क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को देना शुरू कर दें, वो अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनके साथ गुजारें, तो बहुत सारे बच्चों के ज़हनी कम अज़ कम जो मसाइल हैं उनका हल आपको खुद ही मिल जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुँचा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।